सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे कि अंग्रेज बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं और उनमें से अंग्रेज फाइनली सफल होते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो लास्ट युद्ध हुआ उसमें यह तय हो गया कि अंग्रेज ही भारत के अब अगले शासक होंगे, ना कि फ्रांसीसी। और इसके बाद फिर अंग्रेजों ने कैसे भारत को अपने कब्जे में किया, कैसे उन्होंने भारत को अपने कंट्रोल में किया। यहाँ भारत कोई एक यूनिट नहीं था उस समय। भारत में बहुत सारे राज्य थे, मराठे अलग थे, पंजाब सिख अलग थे, बंगाल अलग काम कर रहा था, अवध के नवाब अलग काम कर रहे थे, दिल्ली का शासक नाम मात्र को था ही, राजपूत, तो इतने सारे शासकों के बीच मैसूर अलग था। तो अंग्रेज जानते थे कि एक साथ सबसे लड़कर के वो पार नहीं पा सकते थे। यही उनकी कूटनीति थी, यही उनकी समझदारी थी और इसी मामले में वो बेहतरीन थे कि उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो। एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा कर उसमें अपनी सेना को लगा कर उन्होंने निरंतरता के साथ भारत को कब्जे में किया। बस आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए भारत में कैसे उन्होंने अपने पैर जमाए। तो पैर जमाने की जो शुरुआत होती है अंग्रेजों की, वो होती है बंगाल से। माना जाता है कि बंगाल से ही उन्होंने शुरुआत की। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जब माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी, भारत में अंग्रेज बसना शुरू हो गए, यानी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीते तो थे, युद्ध नहीं था, झड़प मात्र थी। एक सर जदुनाथ सरकार हुए, बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने कहा कि प्लासी के युद्ध के साथ ही मध्यकाल का अंत हो गया। मतलब उनके अनुसार ब्रिटिशर्स का शुरुआत, उनकी मजबूती की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा बंगाल की जानकारी ले लेते हैं आज, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा। जैसे कुछ नहीं, यही पूछ दिया जाएगा कि बंगाल में ऐसा कौन सा शासक था या नवाब था जिसको मुगल सम्राट ने लास्ट में अपना नॉमिनेट किया था, घोषित किया था। तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां वो अंतिम व्यक्ति होता है बंगाल का जिसको मुगल सम्राट फर्रुखशियर शायद थे उस समय 1717 में, कहते हैं कि आप बंगाल के शासक रहेंगे। क्योंकि सारे लोगों को कौन नियुक्त करता था? औरंगजेब तक, मुगल सम्राट। तो मुगल सम्राट की छाया तो अभी चल ही रही थी। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि कैसे शुरुआत करते हैं अंग्रेज बंगाल में। फिर प्लासी का युद्ध एक बड़ी घटना होती है, माना जाता है कि भारत में शुरुआत हो जाती है। फिर बक्सर का युद्ध उसकी पुष्टि करता है और इलाहाबाद की संधि के साथ अवध, बंगाल और दिल्ली पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जब यहां वो नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तभी तो आगे वो पंजाब के सिखों को हराएंगे, रणजीत सिंह को। यह मराठे उनके सबसे ज्यादा दुश्मन थे। सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों को किसी ने परेशान किया तो वो मराठे थे। तभी तो मराठों पर ध्यान दे पाएंगे। पहले उनको एक हिस्सा अपना सुरक्षित करना था। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तथ्यों के रूप में हमने लिख लिया है, तथ्य आपको आते रहेंगे, परीक्षा में यही तथ्य पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो तथ्य आपको याद रहेंगे। देखिए 1651 की घटना, 1651 में भारत में ये होता, मुगल सम्राट के सामने की बात है। उस समय गैब्रियल बांटन एक सर्जन था, चिकित्सक था। इसका एक दल आया था, शाह सुजा उस समय बंगाल का शासक था। बंगाल के शासक का इसने कुछ इलाज किया, कुछ समस्याएं सॉल्व की और 3000 रुपए वार्षिक के बदले 1651 में इनको बंगाल में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। बस बात इतनी है। यानी शुरुआती व्यक्ति कौन है? गैब्रियल बांटन, जो कि शुरुआत करता है व्यापार की। 1686 जब आता है तो अंग्रेज थोड़ी बदतमीजी करते हैं और हुगली एक शहर है बंगाल का, हुगली की लूट करते हैं। अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब हम शक्तिशाली हो रहे हैं और भारत में कौन उनका मुकाबला कर पाएगा। लेकिन ये भूल रहे थे कि 1686 में औरंगजेब नामक दैत्य दिल्ली में बैठा था और औरंगजेब ने जैसे ही हुगली लूट की बात सुनी उसने अपनी सेना दौड़ा दी। उसने सेना दौड़ाई, बंगाल के शासक को कहा और इतना बुरी तरह से पराजित किया अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को भागकर कहीं शरण लेनी पड़ी। कुछ को मार दिया, कुछ को छोड़ा। बाद में इन लोगों ने समझौता किया, माफी मांगी औरंगजेब से बहुत ज्यादा, फिर से आकर के व्यापार के लिए तब औरंगजेब तैयार हुआ। जब चारनों के एक आदमी है उसी समय 1686 में हुगली लूट के बाद। ये 1690 में सूतानाती एक जगह है जो कि जिसकी जमींदारी इसको मिलती, जहां व्यापार करने की इसको चांस मिलता है। कलकत्ता के पास ही एक सूतानाती जगह है। एक्चुअली सूतानाती इंपॉर्टेंट इसलिए है, कलकत्ता एक जगह नहीं थी, कलकत्ता 2-3 गांव का एक समूह था जिसको अंग्रेजों ने कलकत्ता बनाया। उसी में एक सूतानाती था। इसके बाद 1698 में अजीमुशान उस समय बंगाल के शासक हैं, इनसे कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती तो था ही, तीनों गांवों की जमींदारी वो 1200 रुपए में ले लेते हैं। यानी 1200 रुपए में ये 3 गांव खरीद लेते हैं और इन्हीं 3 गांवों पर किसकी नींव पड़ती है? फोर्ट विलियम की।
कलकत्ता के किले को क्या कहा गया था, बस्ती को क्या कहा गया था, फोर्ट विलियम। आपसे पूछा जाएगा, हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे तो मद्रास की बस्ती का नाम आया था, याद होगा आपको, नहीं याद है तो शर्म की बात है, फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो मद्रास में अंग्रेजों की बस्ती थी। और यहाँ कौन सी बस्ती है, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं बनती है, भारत पर राज करती बहुत साल तक, यानी कि 1774 में शुरू होता है ये क्रम, और 1911 में जब तक दिल्ली राजधानी नहीं हो जाती है तब तक देश की राजधानी फोर्ट विलियम में कलकत्ता रहती है। 1911 तक हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली दरबार में कैसे घोषित किया गया, आगे आएगा राजधानी कैसे बनाई गई दिल्ली। तो फोर्ट विलियम का संस्थापक जो था वो था चार्ल्स आयर। जॉर्ज चार्नक ने कलकत्ता की नींव माना जाता है डाली थी, लेकिन चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला व्यक्ति था जो मजबूती से इसको प्रमुख बनता है इसका। इसके बाद इसी को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। प्रेसिडेंसी नगर मतलब जहां अंग्रेजों ने प्रॉपर रहना शुरू किया, अपने आवास बनाए, अपना सिस्टम बनाया, अपनी सेना रखी, और 1700 से ये कार्यक्रम इनका शुरू होता है। 1700 में भी अंग्रेज मुगल गवर्नर से नहीं कुछ कर सकते थे, मुगल शासक यानी औरंगजेब था, उससे ही इनकी हिम्मत नहीं थी कि जरा सा भी टच करें उसको। 1774 से 1911 तक फोर्ट विलियम राजधानी रहता है। फिर आता है 1715 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1715 में सर जॉन सरमन मिशन आता है भारत। इस मिशन में 2-3-4 लोग थे, जिनमें एक हैमिल्टन था, और हैमिल्टन था सर्जन। एक्चुअली जो भारत में बीमारियां होती थी, सर्जरी का कोई सिस्टम बहुत पहले चरक और सुश्रुत तो हुई है भारत में, लेकिन मध्यकाल में ऐसा कुछ नहीं था। मध्यकाल में इस पर कोई काम बहुत ज्यादा भारत में नहीं हो रहा था, और यही वो समय था जब यूरोप में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे थे। तो वो सर्जरी या बीमारी से निजात दिलाने के लिए फर्रुख सियर उस समय यहाँ थे, आपके मुगल शासक। फर्रुख सियर को बीमारी से इसने निजात दिलाई, बहुत बड़ी बीमारी थी कोई, इनको उससे निजात दिलाई हैमिल्टन ने। स्वाभाविक है फर्रुख सियर साहब खुश हुए होंगे, और जब कोई खुश होगा तो जो मांगी आप दे दें, हम शाही फरमान निकाल दें। फिर क्या था, इन्होंने शाही फरमान 1717 का जारी कर दिया। उस शाही फरमान को किसी एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी महान घोषणा पत्र। एक ऐसा मैग्ना कार्टा शब्द ऐसे लिया गया है कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों की अनाउंसमेंट हो जिसमें, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसमें 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कभी। एक तो बंगाल में कर मुक्त व्यापार इनको मिल गया, कि अब बंगाल में आप फ्री होकर व्यापार कीजिए, कोई रोक नहीं आपके ऊपर रहेगी, और 3000 रुपए इसके बदले वार्षिक मुगल सम्राट को दे दीजिए आप केवल। इसके बाद सूरत में करों से मुक्ति। सूरत भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था मध्यकाल का। मध्यकाल के जब हम लोग व्यापार पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो मध्यकाल के व्यापारिक केंद्रों में सूरत था। सूरत में करों से मुक्ति, इसके लिए 10,000 रुपए प्रतिवार्षिक कर इनको देना था। तीसरा एक और बड़ा काम हुआ, बंबई में भी इनकी एक बस्ती थी। बंबई याद होगा पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था अंग्रेजों को, तो बंबई के सिक्के मुगल साम्राज्य में मान्य कर दिए गए। यानी बंबई में कंपनी जो सिक्के ढालेगी वो पूरे मुगल सम्राट के शासन में, पूरे मुगल राज्य में मान्य हो गए। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं 1717 के शाही फरमान में, जो कि फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया। इतनी बातें हो गई। इधर अब हम लौटते हैं, ये बात आप सोच रहे हो ये तो बंगाल से मतलब नहीं, बंगाल से है मतलब, क्योंकि ये मिशन बंगाल ही आता है और सारे काम ये सब बंगाल से ही, बंगाल में ही मुक्त व्यापार इसमें घोषित होता है। और जब बंगाल में मुक्त व्यापार घोषित होता है, उसी के बाद अंग्रेज अपने पैर पसारना शुरू करते हैं। अब देखिए मुर्शिद कुली खां की बात करेंगे। ये बंगाल पे, और मुर्शिद कुली खां एक ऐसा अंतिम सम्राट था, बंगाल का नवाब था, जिसको मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने मान्यता प्रदान की थी कि आप करिए, आप इतना रुपया हमको दे दिया करिए और अब आपके पास है कंप्लीटली। इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने, ढाका थी इनकी पहले राजधानी, इसने राजधानी चेंज कर लिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। कलकत्ता को, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गया। ढाका तो बंगाल बांग्लादेश में है, मुर्शिदाबाद भी उधर चला गया, लेकिन अब कलकत्ता अपने पश्चिम बंगाल की राजधानी। उस समय ये सब एक भारत हुआ करता था। अलीवर्दी खां फिर मुर्शिद कुली खां के बाद इसका एक सहायक था। ये बिहार में पहले नायब सूबेदार था, इसको मौका मिलता है। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां की 2 बातें महत्वपूर्ण है। अलीवर्दी खां एक तो बहुत समझदार व्यक्ति था, इसका मराठों से संघर्ष हुआ और काफी कुछ मराठों को देना पड़ा। ये वो समय है जब हम लोग मराठों को पढ़ेंगे 1717 में, मराठे अपनी चरम शक्ति पर जा रहे होते हैं। लगता है भारत का सम्राट मुगल खत्म होकर कहीं मराठे न स्थापित हो जाए। तो मराठों से संघर्ष चला। मराठों से संघर्ष में इसको बहुत सारे अपने क्षेत्र उड़ीसा देने पड़े, चौथ में देने पड़े उनको, मराठों को। चौथ वगैरह शब्द हम बाद में परिचित होंगे। अलीवर्दी खां समझ गया था यूरोपियों को कि यूरोपीय क्या कर सकते हैं। इसलिए कहता है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करता है। कहता है कि अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी,
और अगर इनको छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगी। यानी वो इनके नेचर को समझ गया था अलीवर्दी खां, यूरोपियों की तुलना इसीलिए वो मधुमक्खियों से करता है। अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी, एक बेटी पूर्णिया में थी, एक बेटी ढाका में थी और एक बेटी कहीं थी। 3 बेटियों में से अलीवर्दी खां के जो कोई बेटा नहीं था तो किसी को नायब सम्राट तो बनाना ही था, तो उसने अपनी सबसे छोटी वाली बेटी जो थी उसके बेटे यानी अपने नाती को, देवता जिसको बोलते हैं, सिराजुद्दौला को 1756 में से 57 बनाया नवाब अपने मरने के बाद। सिराजुद्दौला एक मजबूत लेकिन कम समझ का व्यक्ति था, इसको उतनी बढ़िया समझ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और ना ही उतना विश्वास अर्जित कर पाया था अपने लोगों का, समझ नहीं पाता था। इसका एक तो अपना इंटरनल युद्ध लड़ना था। क्यों लड़ना था? एक तो 2 मौसी इसकी जीवित थी, स्वाभाविक है, एक को चार्ज दे दिया अलीवर्दी खां ने, इसको बना दिया, तो वो दोनों, एक मौसी का लड़का था शौकत जंग, वो नाराज था इससे बहुत ज्यादा, और एक मौसी थी घसीटी बेगम इसकी, वो भी नाराज थी। उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा इसको। जैसे मनिहारी का एक युद्ध लड़ा इसने, शौकत जंग से इसको युद्ध लड़ना पड़ा, शौकत जंग हारे बाद में और मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला विजयी हुआ। इसी तरह घसीटी बेगम को भी इसने समाप्त किया या उनको हराया, उनसे छुटकारा पाया। इसके बाद यही वो समय था जब हम लोग पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा यूरोप में फ्रांस और बंगाल के, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच। वो उस युद्ध का प्रभाव भारत में भी था। तो भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्तियों पे और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की बस्ती पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये बात इसको नागवार गुजरी। सिराजुद्दौला ने सोचा कि ये वहां लड़े ठीक है, भारत में इनको, यानी बंगाल तो हमारा है, बंगाल में कैसे इनकी हिम्मत पड़ रही है कि आपस में लड़ रहे हैं। तो इसने कहा मैं इनके सबके ऊपर हमला कर दूंगा। सिराजुद्दौला ने प्लान किया और हमला कर दिया। 4 जून 1756 को कासिम बाजार जो कि एक बस्ती थी, इस पर हमला किया, तमाम अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया इसने। अब मौत को घाट उतार दिया, अंग्रेज डर गए, बौखला गए एकदम से। 15 जून को इसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों की वही फोर्ट विलियम बस्ती थी। 20 जून को इसने फोर्ट विलियम, यानी 15 जून कलकत्ता का घेरा डाला और 20 जून को फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया। 5 दिन बाद अंग्रेज सब भगे, तमाम अंग्रेज मार दिए गए उसमें मौत के घाट। और एक फुल्टा द्वीप है, ज्वारग्रस्त द्वीप माना जाता है, ज्वारग्रस्त द्वीप है और बहुत सारी बीमारियां वहां पैदा हो जाती हैं। अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में भागकर शरण लेनी पड़ी और इंतजार करना पड़ा कि मद्रास से उनकी मदद आए, तब वो आगे कोई काम करें। और मद्रास से मदद करने वाले 2 आदमी चले वहां से, क्लाइव और वाटसन। और क्लाइव एक बहुत बड़ा नाम हुआ और कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक का जब नाम लिया जाएगा भारत में तो क्लाइव कहना पड़ेगा आपको। क्लाइव क्योंकि वो व्यक्ति है, था तो क्लर्क बनकर आया था, लेकिन वो, उसको एक इतिहासकार कहता है कि वो स्वर्ग से उतरा जनरल था, यानी कि उसको कूटनीति, सैन्य नीति, सारी नीतियां बहुत अच्छे से आती थी। यही कारण है कि क्लाइव ने बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमवाए। तो फिर क्या होता है, वो तो चले गए सब। ब्लैक होल की एक घटना फेमस हुई, कभी आपसे पूछ सकता है ब्लैक होल की घटना क्या है, आपको 20 शब्द आने चाहिए। एक J.Z. हाल्डेन है इतिहासकार, उन्होंने इसका उल्लेख किया है, ये बचे थे उसमें शायद, इन्होंने उसके विषय में बताया कि एक बहुत छोटी सी कोठरी थी, कुछ नाप है उसकी 10 बाई 10, 15 बाई 22 या इस तरह फिट की, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया और बचे कितने, उसमें केवल 23 अंग्रेज बचे और सारे मर गए उसी के अंदर, जो इतनी छोटी कोठरी में बंद हो गए थे। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्लैक होल की घटना भले मनगढ़ंत, क्योंकि लगता नहीं कि इतनी छोटी सी कोठरी में 146 आदमी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा आदमी के आदमी चढ़ेगा, लेकिन अगर कुछ भी घटना रही होगी तो इतना तय है कि उसमें अंग्रेज एक सीमा से ज्यादा भरे गए थे और बहुत सारे मारे गए थे। इसके बाद फिर एक सबसे बड़ी घटना जो मानी जाती है आधुनिक भारत के इतिहास में, वो है प्लासी का युद्ध। यद्यपि कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, प्लासी के युद्ध में थोड़े से अंग्रेज, उनके पास थोड़े से भारतीय और एक नवाब की थोड़ी ज्यादा सेना लड़ी थी। और अंग्रेजों उस झड़प में, नवाब की जो सेना थी इतनी बड़ी, उसके लोग गद्दारी कर चुके थे। अंग्रेजों ने थोड़े 2-4 घंटे में ही आम के झुरमुटों में, लिखते हैं कोई बहुत अच्छे इतिहासकार, आम के झुरमुटों में युद्ध हुआ और अंग्रेजी नवाब सिराजुद्दौला की सेना हार गई। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। आपसे इंपॉर्टेंट डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि जब सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मध्यकाल का अंत हो गया, तो वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लासी एक नदिया जिले में भागीरथी नदी तट पर स्थित बंगाल में एक जगह है। प्लासी का इसलिए कहा जाता है युद्ध। क्लाइव आया, वाटसन आया, अलीनगर। वाटसन एक जाली आदमी था, वाटसन ने कुछ जाली हस्ताक्षर करवाए किसी न किसी से और कुछ लोगों को अपनी तरफ इन लोगों ने फोड़ लिया। जैसे मीर जाफर मुख्य सेनानायक था सिराजुद्दौला का, अपनी तरफ मिला लिया। यार लतीफ ये भी सेनानायक था, इसको अपनी तरफ मिलाया। दीवान राय को अपनी तरफ मिलाया। जगत सेठ एक बड़ा व्यापारी था, उसको अपनी तरफ मिलाया। अमीचंद के माध्यम से संपर्क किया। ये महत्वपूर्ण स्तंभ थे बंगाल के, और इन सबको क्या किया, फोड़ लिया क्लाइव ने। जब सबको फोड़ लिया तो सिराजुद्दौला क्या हुआ, अकेला पड़ चुका था।
केवल बस इंतजार इतना था कि सेना युद्ध सामने आमने आए, ये सब धोखा दें और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दें या भाग जाए वो सेना छोड़कर। यही हुआ। जब ये सब पहुंचे तो 9 फरवरी 57 को, इसके पहले अलीनगर की संधि, ये एक क्रम में आए हम लोग, तो क्लाइव वाटसन पहुंचे। क्लाइव वगैरह को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला ज्यादा मजबूत था 9 फरवरी 57 को, क्योंकि अंग्रेजों को बचाना भी था उनको। इसके बाद चंद्रनगर फ्रांसीसियों से छीन लिया इन लोगों ने, यानी क्लाइव और वाटसन ने मिलकर चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी वो फ्रांसीसियों से छीनी। इसी बीच इन सबसे संपर्क कर लिया था क्लाइव ने, इन सबको अपनी तरफ फोड़ लिया था। फिर ये 23 जून 1757 को मैदान में पहुंचते हैं प्लासी के। क्लाइव विरुद्ध नवाब, नवाब के पास थे 50,000 सैनिक और क्लाइव के पास मुश्किल से 5,000, उसमें भी आधे भारतीय, 4-5 हजार में आधे भारतीय। लेकिन क्लाइव, मैंने कहा कि तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है, स्वर्ग से उतरा जनरल कहा गया, इसने इनको हरा दिया। कारण क्या था? ये सब लोग गद्दारी कर चुके थे। सेना के लोगों ने कहा ही नहीं माना सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला को इसकी भनक भी नहीं लगी। सिराजुद्दौला बस मीर मदान और मोहनलाल 2 आदमी थे, ये लड़ते रहे इसकी तरफ से। मीर मदान युद्ध में मारा गया शायद, तो फिर इनसे मंत्रणा की मीर जाफर से सिराजुद्दौला ने, तो मीर जाफर ने कहा कि आपकी भलाई इसी में कि आप सेना मैदान छोड़कर हट जाइए पीछे। सिराजुद्दौला को मजबूरन भागना पड़ा। बाद में सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया गया। और अंग्रेजों ने इधर इनसे जो समझौता किया था मीर जाफर से, क्या कहा था कि अगर ऐसा हुआ, अगर मैं जीता तो नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। और किसको नवाब बना देते हैं? मीर जाफर को नवाब बनाते हैं। मीर जाफर किसकी सह पर बना? किसका दया पात्र था? किसकी भीख पर नवाब बना था? अंग्रेजों की। तो स्वाभाविक है अंग्रेजों का कहा सारा मानना था उसको, कुछ सोचना ही नहीं था अंग्रेजों को। 24 परगना एक बहुत बड़ी जमींदारी थी, वो कंपनी को फ्री में दे दी इसने, यानी कंपनी यहाँ पर भूमि पर भी अपना अधिकार शुरू करती है। क्लाइव गवर्नर बना इस समय, यही समय था जब क्लाइव को ब्रिटिश का गवर्नर कहा गया, बंगाल का गवर्नर कहा गया। और सर जर्नल सकलर का कथन हो चुका। मीर जाफर को क्लाइव का गधा एक उपमा दी किसी ने। उपमा इसलिए दी गई क्योंकि मीर जाफर का अपना कुछ भी नहीं था, जो कुछ क्लाइव कहता वही इनको करना था। और ये 3 वर्ष तक यहाँ शासन करते हैं, 1757 से 1760। इसी बीच क्लाइव वापस चला जाता है लंदन और वेंस्टार्ट को गवर्नर बनाया जाता है, यानी बंगाल का गवर्नर वेंस्टार्ट को बनाया जाता है। वेंस्टार्ट एक काम करते हैं, वो मीर जाफर के बजाय मीर कासिम से संबंध स्थापित करते हैं। एक अन्य सेना नायक है, इनका बल्कि दामाद या कुछ है, रिश्ते में ही है, मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 रहता है, लेकिन मीर कासिम थोड़ा समझदार आदमी था। इसने मान तो ली सारी बातें उनकी, लेकिन उनकी बातें मानने की वजह से एक तो जमींदारी दे दी उनको, चूना व्यापार जो था, चूना व्यापार सिलहट में होता था, उस पर एकाधिकार दे दिया अंग्रेजों को। ये सब करना पड़ा, लेकिन इसने कुछ और काम किए जिससे अंग्रेजों में भय हुआ कि आखिर ये क्यों कर रहा है, और ये अंग्रेजों से मुक्ति भी कहीं न कहीं चाहता था। इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली मुंगेर। दूसरा इसने क्या किया, ये व्यापार की उनकी सुविधाएं खत्म तो कर नहीं सकता था। इसने एक बुद्धिमानी की, इसने व्यापार सभी के लिए खोल दिया, यानी उनकी सुविधाएं बनी रही लेकिन सबको समान कर दिया व्यापार में। अब सभी लोग व्यापार कर सकते थे, फ्रांसीसी भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, भारत के व्यापारी तो कर ही रहे थे। जर्मन नियुक्तियां की इसने, जर्मनों को, यानी कि अपनी सेना में अंग्रेजों को नहीं रखा इसने, जर्मनों को सेना में अपनी नियुक्त किया। ये सब चीजें थी। तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण करना शुरू किया जिससे अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। ये 3-4 ऐसे कारण थे जिससे अंग्रेजों के मन में भय व्याप्त हुआ और मीर कासिम को हटा दिया गया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। अब हटाया तो मीर कासिम को बुरा लगा तो उसने सोचा अब क्या किया जाए, तो उसने इस समय एक समझौता किया। इस समय अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। एक ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला से सुजाउद्दौला को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सिराजुद्दौला मारे जा चुके हैं प्लासी में, ये बंगाल के नवाब थे। ये अवध के नवाब आएंगे सुजाउद्दौला। अवध एक मजबूत स्टेट था, राज्य था। मीर कासिम ने अवध के नवाब से संपर्क किया और 1700 बक्सर के युद्ध के लिए, और शाह आलम सेकंड भी अवध में ही था उस समय, क्योंकि शाह आलम सेकंड की हालत बहुत खराब थी। वो दिल्ली से भगाए जा चुके थे। कहने को तो मुगल सम्राट थे, लेकिन वो दिल्ली से भगाए जा चुके थे, किसी न किसी के वहां शरण लिए रहते थे। दिल्ली गद्दी विहीन थी, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये समय वही वाला था। शाह आलम सेकंड नाम था दिल्ली के सम्राट का, मुगल सम्राट का। इन तीनों की सेनाएं मिली, इन तीनों ने समझौता किया कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों को पराजित करें, जिससे कि पुनः अपने साम्राज्य मुगल स्थापित हो जाए, अवध को सुरक्षा रहेगी और बंगाल में मीर कासिम बैठ जाएगा। ये लोग अपनी सेना लेकर के बक्सर, एक जगह है बंगाल में, बिहार में, वहां पहुंचते हैं। बक्सर का युद्ध होता है।
22 अक्टूबर 1764 को। माना जाता है प्लासी का युद्ध संस्थापक जरूर हुआ, भारत में शुरुआत जरूर उसी से होती है। अगर पूछा जाए भारत में किस युद्ध के बाद साम्राज्य शुरू हुआ या प्रारंभिक दौर था, तो प्लासी का युद्ध ही कहेंगे आप। लेकिन अगर पूछा जाए ओरिजिनल वास्तविक रूप से कब शुरू हुआ, तो वास्तविक रूप से जो सेना की जीत थी वो बक्सर के युद्ध में होती है अंग्रेजों की, क्योंकि यहाँ इनकी तीनों की मजबूत सेना से हेक्टर मुनरो की सेना लड़ती है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज गवर्नर, सेनानायक था, अंग्रेजों का जनरल था। इनका युद्ध होता है और ये तीनों हारते हैं, इनकी सामूहिक सेना को हराता है वो। ये बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो की जीत है, ये तय कर देती है कि मध्यकाल में एक बड़ी फौज नहीं टिकेगी, बल्कि एक अनुशासित फौज टिकेगी जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। और हेक्टर मुनरो इनको बुरी तरह पराजित करता है। अब पराजित कर लेता है तो स्वाभाविक है वो, इसी बीच वेनस्टार्ट जा चुके होते हैं, क्लाइव फिर से वापस आता है भारत। और क्लाइव 2 संधियां करता है, दोनों संधियों से उसने अपने को अवध से, दिल्ली से, बंगाल से मजबूती से जोड़ लिया और तीनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यद्यपि उसने सीधे सीधे राज करना नहीं शुरू किया, लेकिन इन तीनों पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। कैसे? इलाहाबाद की पहली संधि करता है 12 अगस्त 65 को। यह करता है वो मुगल सम्राट से, यानी शाह आलम सेकंड से, क्योंकि अभी मानने को, नाम को तो शाह आलम सेकंड ही सम्राट था, बंगाल भी उन्हीं के अंडर में चल रहा था। यह कहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाए। इस संधि में आता है, मुगल सम्राट दे देते हैं आसानी से, क्योंकि मुगलों के पास तो कुछ है ही नहीं अब। एक बात। दूसरी बात, अवध से कड़ा का जिला लेकर ये दे देता है इनको, मुगल सम्राट को कड़ा का जिला अवध से लेकर के इनको दे देता है। तो इसमें लिखा नहीं है। तीसरा, मुगल सम्राट से कहता है आप लेंगे 26 लाख की पेंशन, पेंशनर हो गए मुगल सम्राट, और ये सब चीजें दे दीजिए। मान गए आसानी से शाह आलम सेकंड। तो क्लाइव के इलाहाबाद की पहली संधि से क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर वैधानिक रूप से उनको जमींदारी मिल गई अंग्रेजों को। दूसरा, मुगल सम्राट उनका पेंशनर हो गया मोटे तौर पे, यानी पैसे से बिक गया। और तीसरा, एक कड़ा का जो था अवध से वो लेके इसको दे दिया। दूसरी संधि करता है 16 अगस्त को, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई थी। दूसरी संधि वो करता है, अवध भी तो हारा था, अवध के नवाब से। अवध के नवाब से कहता है तो आप कड़ा दे दीजिए उनको, क्योंकि मैंने उनसे संधि में कह दिया है। कंपनी को 50 लाख रुपए दीजिए, दिए अवध ने। चुनार का दुर्ग कंपनी ने ले लिया अवध से, अवध के पास था चुनार का दुर्ग। अवध में कहा कर मुक्त व्यापार, जो बंगाल में कर मुक्त व्यापार के लिए इतने प्रयास करना पड़ा था, वो एक झटके में अवध से मिल गया। यानी अवध में कर मुक्त व्यापार इनके हाथ में आ गया। और अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाएगी। उसने कहा अवध में एक सेना रहेगी हमारी, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? अवध का नवाब। और वो सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। और अंग्रेज ये लास्ट तक करते रहे। सेना अपनी रखते थे दरबारों में, अपने एजेंट रखते थे, जिससे वहां की सारी गतिविधियां उनको मिलती रहे, कहीं कुछ जानकारी, उनकी सेना भी वहां बनी रहे। तो वो राज्य क्या रहता था? कमजोर रहता था। कहते थे कि हम तुम्हारे राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो सेना वास्तव में किसकी होती थी? अंग्रेजों की होती थी। इसके बाद ये 2 संधियों से पूरा समझिए सेटअप मजबूत हो गया अंग्रेजों का। और अब अंग्रेज बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है इन्हीं संधियों के बाद, जो कि 7 साल तक ये राज्य चला शासन। 1765 से 1772 तक का शासन, 7 वर्ष तक द्वैध शासन, इसलिए क्योंकि सारी आर्थिक सारा कर ये वसूलेंगे, सारे काम ये करेंगे, सारा होल सोल अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसी बातें वो नहीं अपने मत्थे लेते हैं। वो कहते हैं ये अंग्रेज बंगाल नवाब करेगा, अवध का नवाब करेगा। तो इस प्रकार से ये द्वैध शासन की शुरुआत होती है 65 से 72। और इसको एक पर्शियल शायद है इतिहासकार, उन्होंने डाकू राज्य कहा इसीलिए, क्योंकि लूट घसोट का काल था अपनी, यानी कि हमने जिम्मेदारी कोई नहीं ली लेकिन माल पूरा लिया। कहीं से भी हमको माल पूरा चाहिए लेकिन जिम्मेदारी हमारी कोई न हो, ये वो समय था। जैसे प्रशासन अपने पास रखा, भू राजस्व खुद वसूलेंगे, दीवानी न्यायालय अपने लिया, सेना सैन्य इनकी सेना थी ही। और इसी दौरान क्लाइव ने कुछ सुधार करने की कोशिश भी की कि अंग्रेज कुछ सुधार में रहे। जैसे उसने व्यक्तिगत उपहार लेने पर रोक लगा दी, उसने तमाम भत्ते बंद करा दिए अंग्रेज सैनिकों के। तो अंग्रेज क्लाइव से नाराज भी होते हैं और श्वेत विद्रोह को जन्म देते हैं। यानी श्वेत विद्रोह भी भारत में होता है जो अंग्रेज करते हैं। इस तरह देखा जाए तो श्वेत विद्रोह भी एक संपन्न हुआ क्लाइव के सामने ही। बाद में क्लाइव को वापस बुला लिया गया और क्लाइव का दर्दनाक अंत हुआ। आप कभी पढ़िएगा, उसमें अपने होमवर्क में देखिएगा, वो लंदन जाकर शायद मर गया, कैसे मर गया, क्या हुआ उसका। तो इस प्रकार से बंगाल में, और बंगाल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए। और इसके बाद अब जब बंगाल सुरक्षित हो गया है तो हम बढ़ेंगे पंजाब की ओर, मैसूर की ओर, और फिर करेंगे मराठे। यानी अब पंजाब कैसे जीता पूरा करेंगे, और फिर देखेंगे मैसूर, टीपू सुल्तान जो महिमा मंडित किए जाते हैं, सच्चाई कुछ जो भी रही हो। और मैसूर में हैदर अली के विषय में पढ़ेंगे, उधर पंजाब में पढ़ेंगे, सिख भी इसी बीच पढ़ लेंगे, सिखों के 10 गुरुओं के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें
ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। तब तक आप लोग होमवर्क करते रहिए। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।